हेलो नमस्कार दोस्तों। आपका अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था का एक टॉपिक है जो भारत का संवैधानिक विकास या भारत का संवैधानिक इतिहास जानेंगे। कहाँ से भारतीय संविधान बनने की सीढ़ियाँ बनी थीं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 1600 का चार्टर एक्ट। कौन सा? 1600 का चार्टर एक्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट के शासनकाल में हुई और 15 वर्षों तक पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति दी गई। 15 वर्षों तक पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति दी गई। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 217 कंपनियों के मालिकों ने मिलकर की थी और उसमें 30,133 पाउंड की धनराशि से 30,133 पाउंड की धनराशि के साथ शासन के लिए एक परिषद गठित की गई। उसमें एक गवर्नर, एक डिप्टी गवर्नर और 24 अन्य सदस्य थे, यानी कुल मिलाकर 26 सदस्य थे। कितने थे? 26 सदस्य थे। इन सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष होता था। चुनाव, वही बात जो हम बता चुके हैं पीछे, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी 217 कंपनियों के मालिक ने मिलकर बनाई थी और इन्हीं 217 मालिकों से 26 सदस्यों का चुनाव किया जाता था, जो निदेशक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, नियंत्रक मंडल और गवर्नर और उसकी परिषद के लिए जो 26 सदस्य चुने गए थे। कानून बनाने का कार्य करती थी कौन? परिषद, जो इंग्लैंड में थी उस समय। आइए आगे चलते हैं। 1726 का चार्टर एक्ट। 1726 का चार्टर एक्ट। बंगाल, मद्रास, बम्बई, ये 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। इन तीनों प्रेसिडेंसी को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई थी और उस प्रेसिडेंसी में एक गवर्नर होगा और 3 सदस्य होंगे। कौन? 1+3, एक गवर्नर और 3 अन्य सदस्य। आइए जानते हैं आगे। इसके बाद होता है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 1757 में होता है। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजी गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, जो अंग्रेजी गवर्नर था वो रॉबर्ट क्लाइव था, इनके बीच हुआ और अंग्रेज विजयी हुए। क्या हुआ? अंग्रेज विजयी हुए। उसके बाद में होता है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में होता है। बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजी गवर्नर हेक्टर मुनरो के मध्य अंग्रेज विजयी हुए या अंग्रेज विजयी हुए। यहीं से भारतीय संविधान की सीढ़ियाँ बनी। क्या हुआ? भारतीय संविधान की सीढ़ियाँ बनी। आगे आइए जानते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेट का मतलब होता है किसी चीज़ को चलाना या रेगुलेट करना। तो इस रेगुलेट एक्ट में क्या क्या था, आइए जानते हैं। वारेन हेस्टिंग का कंपनी पे संसदीय नियंत्रण था। 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ हुई थी? कलकत्ता में। और जो सुप्रीम कोर्ट था वह एक अभिलेख न्यायालय हुआ करता था। इस सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिया एम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश चुने गए थे, चैम्बर्स, लिमेस्टर, हाइड। टोटल 4 सदस्य थे। कितने थे? टोटल 4 सदस्य थे। इसी एक्ट के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का नाम दिया गया और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का कार्यकाल 1 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 4 वर्ष कर दिया गया। और बताया गया था जो 24 अन्य सदस्य थे उनमें से 1/4 सदस्य प्रतिवर्ष सेवानिवृत्त होते रहेंगे, यानी कि 6 सदस्य प्रति 1 साल सेवानिवृत्त होते रहेंगे। बंगाल का गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव उस समय, जिसे अंग्रेजी गवर्नर कहा गया था, जिसका युद्ध बंगाल के नवाब से हुआ था। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग हुए। कौन? वारेन हेस्टिंग हुए।
इनकी सहायता के लिए 4 अन्य सदस्य लाए गए थे, 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए गए थे। कौन? फिलिप फ्रांसिस, फिलिप क्लेवरिक और जॉन मॉनसन, जॉन वर्वेल। सुप्रीम कोर्ट के गलत निर्णय देने पर क्या था कि इंग्लैंड की प्रीवी काउंसिल में आप शिकायत कर सकते थे। क्या कर सकते थे? शिकायत कर सकते थे। कोई भी व्यक्ति 1000 पाउंड लगाकर कंपनी में शामिल हो सकता था। किस कंपनी में? ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल हो सकता था। फिर आया 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, यानी इस एक्ट को इसलिए लाया गया था कि रेगुलेट एक्ट में जो भी कमियां हैं उन कमियों को दूर करने के लिए, इसीलिए इसको कहा गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो आइए देखते हैं इसमें क्या था। गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से मुक्त। राजस्व के लिए राजस्व मंडल नियुक्त कर दिया गया था। राजस्व के लिए राजस्व मंडल नियुक्त कर दिया गया था। कलकत्ता सरकार पहले मद्रास, बम्बई, बंगाल के नियम से कार्य करती थी और बाद में बिहार, उड़ीसा के नियम से कार्य करने लगी। कानून देखते हैं। कानून 2 तरीके के हुआ करते थे, एक सामाजिक और धार्मिक। तो सामाजिक और धार्मिक जो कानून थे, रीति रिवाजों को ध्यान में रखते हुए कानून बनाए जाएंगे, ये कहा गया था उस कानून में। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इसमें था कंपनी का दोहरा शासन प्रारंभ हो गया था। कंपनी का दोहरा शासन प्रारंभ हो गया था और व्यापारिक मामले के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, निदेशक मंडल नियुक्त किया गया और राजनीतिक मामले के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, नियंत्रक मंडल नियुक्त किया गया। ये दोनों मंडल इंग्लैंड के अधीन कार्य करते थे। इनमें पहले बताया गया है कि एक गवर्नर और एक डिप्टी गवर्नर, 24 अन्य सदस्य होंगे जो इसके अंतर्गत कार्य करेंगे। बंगाल का गवर्नर जनरल प्लस परिषद, इसके अंतर्गत 4 सदस्य होंगे। कितने? 4। और जो प्रांत में होंगे वो 3 होंगे। कितने? पहले 4 हुआ करते थे, अब 3 होंगे प्रांतीय परिषद में। और इसमें भी बाद में 4 हो गए थे, 5 की जगह एक एक कम हो गया था। राजनीतिक मामले के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, नियंत्रक मंडल नियुक्त किया गया था। राजनीतिक मामले में 6 सदस्य थे। 6 कौन कौन थे वो? चांसलर ऑफ एक्सचेकर, चांसलर ऑफ एक्सचेकर, राज्य सचिव, और 4 सदस्य थे वो इंग्लैंड की प्रीवी काउंसिल के सदस्य थे। इंग्लैंड की प्रीवी काउंसिल के सदस्य थे। अब आता है 1786 का एक्ट। इसके एक्ट के अंतर्गत जान लेते हैं क्या है। गवर्नर को अपनी परिषद का निर्णय निरस्त करने का अधिकार दिया गया, ठीक, और अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार दिया गया। यानी गवर्नर जो था अपनी परिषद का निर्णय निरस्त कर सकता था और अपना निर्णय लागू करा सकता था। यह अधिकार गवर्नर के पास आ गया था। और गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति बना दिया गया था। क्या? प्रधान सेनापति बना दिया गया था। आइए आगे चलते हैं। 1793 का चार्टर एक्ट, इसमें क्या था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की गई थी और पहले इंग्लैंड सरकार देती थी। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य थे, जो 6 सदस्य थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के। आइए आगे चलते हैं। 1813 का चार्टर एक्ट, कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। कितने? 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। क्या? समाप्त कर दिया गया था। चीन एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार का एकाधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। क्या? 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख वार्षिक व्यय होगा। ये कहा गया था भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख वार्षिक व्यय होगा। और भारत में ईसाई मिशनरियों को प्रचार प्रसार की अनुमति दी गई थी, यानी वो अपने धर्म के बारे में
जो है भारत में प्रचार कर सकते हैं। फिर आया 1833 का चार्टर एक्ट। कौन सा आया? 1833 का चार्टर एक्ट। इस चार्टर एक्ट के अंतर्गत सबसे मेन बात है कि बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसे भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया था, और उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। कौन? बंगाल के गवर्नर जनरल। उनको ही भारत का गवर्नर जनरल नाम दिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं, क्या और था इसमें देखते हैं। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज हम आपको सभी चार्टर एक्ट के बारे में सारी जानकारी देंगे। और कानूनों का केंद्रीयकरण क्या हुआ? कानूनों का केंद्रीयकरण, संपूर्ण भारत में एक ही बजट लागू कर दिया गया था। संपूर्ण भारत में दास प्रथा का अंत हुआ था 1843 में एलन बरो की अध्यक्षता में। एलन बरो की अध्यक्षता में। फिर क्या हुआ आगे? विधि आयोग का भी गठन हुआ था लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 1834 में, और मैकाले ने ही अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया था भारत में। जो विधि आयोग का गठन हुआ था मैकाले की अध्यक्षता में, उसमें 4 सदस्य थे, 3 परिषद से और 1 गवर्नर जनरल। कौन था वो? भारत का गवर्नर जनरल। जो एक था वो विधि सदस्य था, वोट नहीं कर सकता था, लेकिन बैठ सकता था परिषद में और बोल सकता था। विधि संहिता के लिए आईपीसी का गठन किया गया था 1 जनवरी 1860 को। कब? 1 जनवरी 1860 को। 1860 को गठन हो गया, लेकिन लागू हुआ था अक्टूबर 1862 में। कौन? आईपीसी। जो भारत में आईपीसी है, इंडियन पीनल कोड, वह आज सिंगापुर, ब्रुनेई और श्रीलंका में भी लागू है। क्या है? सिंगापुर, ब्रुनेई और श्रीलंका में लागू है। जो भारत में आईपीसी है, जो लॉर्ड मैकाले लेकर आए थे। 1853 का चार्टर एक्ट आता है। अब इसमें क्या हुआ? स्थायी कार्य और प्रशासनिक कार्य दोनों के बारे में बात की गई। विधान परिषद का निर्माण हुआ, और उस विधान परिषद में कितने? 12 सदस्य होंगे, यह कहा गया। और जो 12 सदस्य होंगे वह क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व सिद्धांत लागू करेंगे। क्या करेंगे? क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व सिद्धांत लागू करेंगे। ठीक है। विधि सदस्य परिषद को पूर्ण सदस्य बना दिया गया। विधि सदस्य परिषद को पूर्ण सदस्य बना दिया गया। आइए आगे चलते हैं, क्या और है इस चार्टर एक्ट में। बंगाल का प्रशासन चलाने के लिए एक अलग लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त हुआ। क्या हुआ? एक अलग लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त हुआ। अगला पॉइंट है, कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति सिफारिश पर नहीं, प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर होगी। ये प्रावधान बनाया गया, और इसी एक्ट के तहत प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत हुई। क्या हुआ? प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत हुई। जब 1853 का चार्टर एक्ट बना, फिर उसके बाद 1857 में क्रांति हुई। उस क्रांति में भारत की हार हुई और अंग्रेज विजयी हुए। तो आइए देखते हैं उस क्रांति में अंग्रेजों का साथ कौन दे रहा था और क्या कारण थे जो भारत की हार हुई। तो अंग्रेजों का साथ सिंध के जाट, पंजाब के सरदार, जिंद के सिख शिक्षित भारतीय थे, ग्वालियर के सिंधिया और हैदराबाद के निजाम, ये सब मिलकर के अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। और कारण क्या थे जो भारत की हार हुई 1857 की क्रांति में? कुछ प्रमुख कारण बता देते हैं आपको हम। युद्ध सुनियोजित नहीं था, यानी कोई प्री प्लान नहीं था इस 1857 की क्रांति का। 1857 की क्रांति का प्रतीक है कमल और चपाती। ये प्रश्न आता है। अच्छे हथियार नहीं थे। क्या नहीं था? यानी अच्छे हथियारों का अभाव था। और सबसे मेन कारण था बहादुर शाह जफर का आलसी होना। बहादुर शाह जफर का आलसी होना।
यह थे जो हमारी 1857 की क्रांति असफल रही। आइए आगे चलते हैं, हम 1858 का शासन अधिनियम देखते हैं, भारत शासन अधिनियम। इसमें बीओडी एवं सीओडी को समाप्त कर दिया गया। निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल दोनों समाप्त कर दिए गए। क्या हुआ? समाप्त कर दिए गए। भारत का गवर्नर जनरल वायसराय हो गया। जो पहले बंगाल का गवर्नर जनरल था वो भारत का गवर्नर जनरल बना। फिर उसके बाद इस एक्ट के तहत जो भारत का गवर्नर जनरल था अब उसको वायसराय कर दिया गया। सारी शक्तियां कहा गया कि भारत के सचिव के हाथ में होंगी। किसके हाथ में होंगी? भारत सचिव के हाथ में होंगी। ठीक है। और इस भारत सचिव के अंतर्गत कितने? 15 सदस्य होंगे। कितने? 15 सदस्यों में 8 सदस्य वो क्राउन के द्वारा मनोनीत होंगे और 7 सदस्य कंपनी के डायरेक्टर द्वारा मनोनीत किए जाएंगे या चुने जाएंगे। और जो भारत सचिव का वेतन होगा वो भारत के राजस्व से दिया जाएगा। ऐसा प्रावधान बनाया गया था इस एक्ट के तहत। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। क्या हुआ? मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। कैनिंग प्रथम वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल बना। कैनिंग जो था वो भारत का प्रथम वायसराय था। और अर्थव्यवस्था को देखने के लिए आईएएस अखिल भारतीय सेवाएं होंगी, ऐसा प्रावधान बनाया गया इस 1858 के चार्टर एक्ट में। आइए अब देखते हैं 1861 का भारत शासन अधिनियम। और सॉरी, हमने बोल दिया था 1858 का चार्टर एक्ट, नहीं, इसको बोलेंगे भारत शासन अधिनियम। 1861 का भारत शासन अधिनियम है। इसमें क्या है? भारत में संवैधानिक विकास का सूत्रपात हो गया। क्या हुआ? सूत्रपात लागू हो गया संवैधानिक विकास का। और इसमें सहयोग की नीति और उदार निरंकुशता की नीति अपनाई गई। भारत को शासन में भागीदारी का प्रयत्न करना पड़ा। क्या? प्रयत्न करना पड़ा। विभागीय प्रणाली शुरू की गई जो वर्तमान में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था है, जो वर्तमान में कैबिनेट जिसे बोलते हैं। वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। कब? जब आपातकाल हो तब। और यह अध्यादेश 6 सप्ताह में समाप्त हो जाता है स्वतः। जो आज अध्यादेश राष्ट्रपति और राज्यपाल जारी करते हैं। कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय सदस्यों को गैर सरकारी नियुक्ति दी गई। यानी जो भी कानून बनता था उसमें कुछ भारतीय सदस्य थे वो गैर सरकारी तरीके पर भी नियुक्त कर लिए जाते थे। आइए अब जानते हैं लॉर्ड कैनिंग वायसराय की कुछ शक्तियां क्या क्या थीं। इसमें जो अब भारत की संसद के पास हैं वो उस समय वायसराय के पास शक्तियां हुआ करती थीं। नए प्रांतों का निर्माण कर सकता था, प्रांतों की सीमा परिवर्तन कर सकता था, प्रांतों का विभाजन कर सकता था, प्रांतों में गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति भी कर सकता था। इसके अंतर्गत और एक परिषद आती थी। उस परिषद में कार्यकारिणी समिति होती थी, जो केंद्र बोला जाता था उसको। उस कार्यकारिणी समिति में सदस्य 5 हुआ करते थे। एक जो था विधि वेत्ता हुआ करता था। कौन? विधि वेत्ता। अब 2 विधि सदस्य होते हैं। परिषद में सदस्यों की संख्या मिनिमम 6 होगी और मैक्सिमम 12 होगी। और उसमें से भी 1/2 यानी आधे गैर सरकारी होंगे। इन सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा? 2 वर्ष होगा। कितना होगा? 2 वर्ष कार्यकाल होगा। इसी अधिनियम के तहत विधान परिषदों का गठन हुआ और 3 राज्यों में हाई कोर्ट का भी निर्माण हुआ या गठन हुआ। आइए जान लेते हैं हम किस किस का गठन हुआ और कहाँ कहाँ हुआ। पहले देखते हैं विधान परिषद। विधान परिषद बंगाल में 1862 में बनी।
उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में 1886 में, पंजाब में 1897 में। हाई कोर्ट देखते हैं कहाँ कहाँ गठित हुए। बंगाल हाई कोर्ट गठित हुआ, मद्रास हाई कोर्ट गठित हुआ, बम्बई हाई कोर्ट गठित हुआ। कुछ इसके पदानुक्रम हायरार्की देख लेते हैं। ब्रिटिश क्राउन होगा सबसे ऊपर, फिर उसके अंतर्गत भारत सचिव एक होगा, उस भारत सचिव के अंतर्गत भारत परिषद होगी, उसमें 15 सदस्य होंगे। उस परिषद के अंतर्गत एक वायसराय होगा, वायसराय के अंतर्गत 4 परिषद के सदस्य होंगे, और उस परिषद के अंतर्गत भी एक प्रांतों में गवर्नर होगा। क्या होगा? गवर्नर होगा। आइए अब देखते हैं 1873 का अधिनियम। 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त कर दी गई। इस एक्ट में यही कहा गया था कि कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है, कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है, रिजेक्ट। 1876 का शाही उपाधि अधिनियम, इस का नाम ही शाही उपाधि अधिनियम है। 28 अप्रैल 1876 को महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। क्या हुआ? भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। और कुछ अन्य तथ्य जान लेते हैं। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई और उसके सचिव बने एओ ह्यूम। एओ ह्यूम इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव कब तक रहे? 1912 में जब उनकी मृत्यु हुई तब वे कांग्रेस के पद पर सचिव थे, कांग्रेस में सचिव पद पर थे। फिर क्या हुआ? 1883 में, उससे पहले इलवर्ट बिल पास हुआ था, लॉर्ड रिपन के समय। उस इलवर्ट बिल में क्या दर्शाया गया था कि भारतीय मजिस्ट्रेटों को भारत में बसे यूरोपीय जो लोग हैं, यूरोपीय लोग हैं, उनके मुकदमे की सुनवाई का अधिकार दे दिया गया। क्या हुआ? जो भारतीय मजिस्ट्रेट थे, भारत में बसे यूरोपीय लोग, उनके मुकदमे की सुनवाई करा सकते थे, ये अधिकार दिया गया था। रिपन के काल को वायसराय एवं गवर्नर जनरल का स्वर्ण काल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर्ण काल कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब चलते हैं 1892 का भारत शासन अधिनियम। इसके अंतर्गत केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा की स्थापना हुई और प्रांतों में व्यवस्थापिका सभा की स्थापना हुई, यानी केंद्र और प्रांत अलग अलग अपना कानून बनाने लगे। तो इस केंद्र में मिनिमम 10 सदस्य होंगे और मैक्सिमम 16 सदस्य होंगे, ऐसा कहा गया। प्रांतों में मिनिमम 8 सदस्य होंगे और मैक्सिमम 15 या 20 सदस्य हो सकते हैं। कितने? 15 या 20 सदस्य हो सकते हैं। सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष होगा। कैसे होगा? अप्रत्यक्ष होगा। और उन सदस्यों का चुनाव कौन करेगा? जिला बोर्ड के सदस्य, विश्वविद्यालय के सदस्य, वाणिज्य मंडल के सदस्य एवं नगर पालिका के जो सदस्य होंगे वो उन सदस्यों का चुनाव करेंगे। किस तरीके से? अप्रत्यक्ष तरीके से, ऐसा कहा गया 1892 के अधिनियम में। भारतीय सदस्यों को बजट में बहस व प्रश्न करने की शक्ति दी गई, जो भारतीय सदस्य थे, लेकिन वह अनुपूरक प्रश्न व मतदान नहीं कर सकते थे। क्या? अनुपूरक प्रश्न व मतदान नहीं कर सकते थे। अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति का आरंभ, जो हमने बताया सदस्यों का निर्वाचन होगा वो अप्रत्यक्ष होगा, वही बात है। फिर आया हमारा 1909 का भारत शासन अधिनियम, इसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्ले मिंटो सुधार। यह अरुणडेल समिति की सिफारिश पर लागू हुआ, मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले कौन था? वह भारत का सचिव था उस समय और भारत का वायसराय मिंटो था। इन दोनों की नीति थी, यानी मिंटो की फूट डालो और राज करो की नीति इन्होंने अपनाई थी, और का कथन था इनका, मिंटो का, हम नांग के दांत बोने की कोशिश
कर रहे हैं, हम नाक के दांत बोने की कोशिश कर रहे हैं। फिर कहा कि केंद्रीय और प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा में सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाएगी। क्या किया जाएगा? पहले 16 हुआ करती थी मैक्सिमम, अब जो है 60 हुआ करेगी, और प्रांतों में मैक्सिमम 50 होगी और छोटे प्रांतों में मैक्सिमम 30 होगी। कितनी होगी? 30 होगी। और जो भी होंगे केंद्र में वो आधे गैर सरकारी सदस्य होंगे। पार्लियामेंटों को सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। अच्छा, केंद्र में अलग कानून बनेगा और प्रांतों में अलग कानून बनेगा। आइए देख लेते हैं क्या केंद्रों में था। केंद्र में एक गवर्नर जनरल होगा और उसकी कार्यकारिणी होगी। उस कार्यकारिणी के अंतर्गत क्या क्या होगा? मनोनीत सरकारी सदस्य होंगे, मनोनीत गैर सरकारी सदस्य होंगे। क्या होंगे? मनोनीत गैर सरकारी सदस्य होंगे। और जो निर्वाचित होंगे वह सदस्य होंगे, जो अप्रत्यक्ष प्रणाली से निर्वाचित होंगे वह सदस्य होंगे। प्रांतों में क्या कहा गया? गवर्नर और उसकी परिषद होगी। एक गवर्नर होगा और उसकी परिषद होगी। परिषद में जो भी सदस्य होंगे 3 या 4। मुस्लिम निर्वाचन के लिए पृथक निर्वाचक मंडल नियुक्त किया गया। पृथक निर्वाचक मंडल नियुक्त किया गया। बजट पर प्रश्न बहस एवं अनुपूरक प्रश्न करने की अनुमति मिली, लेकिन वोट डालने की अनुमति नहीं मिली। मताधिकार नहीं प्राप्त हुआ। वायसराय की कार्यपरिषद में भारतीय शामिल हुए। कौन शामिल हुए? भारतीय शामिल किए गए। जो भारतीय शामिल हुए वो एक विधिक सदस्य थे। कौन थे विधिक सदस्य? थे कौन? एसपी सिन्हा, सुरेंद्र पाल सिन्हा। जो भारत परिषद थी जो इंग्लैंड में, उसमें भी भारतीय शामिल थे। 2 भारतीय शामिल हुए, केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। कौन? सैयद हुसैन बिलग्रामी। आइए आगे चलते हैं। 1919 का भारत शासन अधिनियम, इसको बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में, उस समय भारत का वायसराय चेम्सफोर्ड था। कौन था? चेम्सफोर्ड। ये प्रश्न बनता है एग्जाम में। मॉन्टेग्यू भारत सचिव था। कौन था? भारत सचिव था। इसके अंतर्गत एक भारत परिषद थी। उस परिषद में कुल 15 सदस्य थे पहले, और अब उसमें कहा गया कि 8 सदस्य होंगे और मैक्सिमम 12 सदस्य होंगे। मिनिमम 8 होंगे और मैक्सिमम 12 सदस्य होंगे। चेम्सफोर्ड था वायसराय। आगे देखते हैं क्या पॉइंट दिए गए। सर्वप्रथम स्वतंत्र उत्तरदायी शासन देने की बात हुई। क्या हुई? सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन देने की बात हुई। कैसा शासन? स्वतंत्र उत्तरदायी शासन। अगला पॉइंट, सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रारंभ होगा। सिख अलग निर्वाचन करेंगे, ईसाई अलग करेंगे, यूरोपियन अलग करेंगे, और आंग्ल भारतीय जो होंगे वो भी अपना चुनाव अलग करेंगे। उनका भी निर्वाचन अलग कर दिया गया। ठीक है, आगे पॉइंट क्या कहता है? भारत सचिव को वेतन इंग्लैंड के राजस्व से दिया जाएगा। यह भी विधान था 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में। इसके कुछ अन्य तथ्य जान लेते हैं। वैसे हैं तो ये इतिहास के, मगर हम आप लोगों को बताए दे रहे हैं। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। उसमें क्या हुआ था? गरम दल व नरम दल, जो कांग्रेस के थे 2 दल, उनका विभाजन हो गया था। और 1909 में मुस्लिम निर्वाचन पृथक कर दिया गया था। क्या किया गया था? मुस्लिम निर्वाचक पृथक हो गया। 1916 में फिर से लखनऊ अधिवेशन में गरम दल व नरम दल कांग्रेस में संगठित हो गए, प्लस मुस्लिम लीग से समझौता हो गया। क्या हुआ? मुस्लिम लीग से समझौता हो गया। 1916-17 में मेसोपोटामिया रिपोर्ट आई और उसमें कहा गया, क्या कहा गया? कि भारतीय अभी शासन चलाने में अक्षम है। यानी भारतीय जो है शासन चलाने में सक्षम नहीं है, अक्षम है। कैसे हैं? अक्षम है। महिलाओं को मताधिकार का अधिकार दे दिया गया।
प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई। अभी तक अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता था, अब जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा, ऐसा कहा गया। आइए अब आगे चलते हैं, देखते हैं द्वैध शासन। द्वैध शासन क्या होता है कि उसमें दो विषय होते हैं, यानी एक आरक्षित विषय होगा और एक हस्तांतरित विषय होगा। द्वैध शासन का जनक लायोनिल कार्डिस को कहा जाता है, या द्वैध शासन के जनक लायोनिल कार्डिस हैं। कौन है? लायोनिल कार्डिस। विषय दो होंगे, आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित विषय में न्याय, राजस्व, वित्त और पुलिस को शामिल किया गया, और इनके कानून जो थे प्रांतों के गवर्नर और उसकी परिषद बनाएगी, ऐसा कहा गया था। हस्तांतरित विषय में शिक्षा, स्वास्थ्य और स्थानीय सुशासन को शामिल किया गया था, और कहा गया था कि कानून जो है प्रांत का गवर्नर और भारत का मंत्री जो होंगे वो बनाएंगे। केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था शुरू कर दी गई उस समय, उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन में राज्य परिषद और निम्न सदन में विधान परिषद होगा, और बताया गया राज्य परिषद में मैक्सिमम 60 सदस्य होंगे, 34 होंगे निर्वाचित होंगे, और उनका कार्यकाल 5 वर्ष होगा। कितना होगा? 5 वर्ष। और विधानसभा में मैक्सिमम सदस्य 144 होंगे और निर्वाचित होंगे 104, उनका कार्यकाल होगा 3 वर्ष। कितना होगा? 3 वर्ष। तो राज्य परिषद के सदस्य होंगे उनका कार्यकाल 5 वर्ष होगा, और निम्न सदन जो विधानसभा के होंगे उनका कार्यकाल 3 वर्ष होगा। ध्यान रखने की बात है यहाँ पर। फिर क्या हुआ? 1 अप्रैल 1919 में द्वैध शासन अन्य प्रांतों में भी प्रारंभ हो गया। कहाँ कहाँ हुआ? बंगाल, मद्रास, बम्बई, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और असम, लगभग सभी जगह द्वैध शासन प्रारंभ हो गया प्रांतों में। 1932 से उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में भी शुरू हो गया। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में भी शुरू कर दिया गया। केंद्र के बजट को राज्य के बजट से क्या कर दिया गया? पृथक कर दिया गया। यानी केंद्र का बजट और होगा और राज्य अपना खुद बजट बनाएगा, ऐसा कर दिया गया। दोनों के बजट अलग अलग कर दिए गए। और क्या हुआ? लोक सेवा आयोग का गठन कर दिया गया। लोक सेवा आयोग का गठन। भारत सचिव को अधिकार दिया गया कि वह एक महालेखा परीक्षक नियुक्त कर सकता है। क्या कर सकता है? महालेखा परीक्षक नियुक्त कर सकता है। आइए आज का लास्ट देखते हैं। 1935 का भारत शासन अधिनियम, यानी इस अधिनियम से लगभग वर्तमान का आधा संविधान लिया गया है। यानी यह जो अधिनियम है भारतीय संविधान के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें देखते हैं क्या क्या था। प्रांतों में द्वैध शासन खत्म करके केंद्र में लागू कर दिया गया था। यानी प्रांतों में जो द्वैध शासन चल रहा था उसको केंद्र में ही लागू कर दिया गया, प्रांतों में खत्म कर दिया गया। अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई, और कहा गया इसमें 11 ब्रिटिश प्रांत होंगे, 6 चीफ कमिश्नर होंगे, और देसी रियासतों को भी शामिल कर लिया गया। ठीक है, 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 चीफ कमिश्नर और देसी रियासतें भी शामिल की गई। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, जो फेडरल कोर्ट बोलते थे उसे दिल्ली में, जो अब है सुप्रीम कोर्ट। इस तरीके से प्रांतीय स्वायत्तता को 1 अप्रैल 1937 में लागू कर दिया गया था। कब? 1 अप्रैल 1937 में लागू कर दिया गया था प्रांतीय स्वायत्तता को। रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई। अधिनियम था 1934 का, और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था, 1 जनवरी 1949। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार तथा प्रत्येक समुदाय का अलग अलग चुनाव, ये कहा गया था। यानी कि सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार हो गया था। आगे देखते हैं संघीय न्यायालय में क्या क्या था। संघीय न्यायालय में कहा गया था 1 मुख्य न्यायाधीश होंगे और 6 अन्य न्यायाधीश होंगे। उन 6 में 2 भारतीय न्यायाधीश थे। कौन कौन? M.R. जैकब और M.S. सुल्तान। M.R. जैकब, M.S. सुल्तान। जो मुख्य न्यायाधीश थे सर मॉरिस बेयर थे।
इस संघीय न्यायालय में कहा गया था कि शक्तियों का विभाजन किस तरीके से होगा। तो शक्तियों का विभाजन जो अब भी सूची है वही संविधान में संघ सूची होगी, राज्य सूची होगी, संवर्ती सूची होगी। संघ सूची में 59 विषय में कानून बना सकते हैं, राज्य सूची 54 विषय पर कार्य करते हैं और संवर्ती सूची 36 विषयों पर कानून बनाएंगे। और कुछ अवशिष्ट शक्तियां थीं वो वायसराय के पास थीं। उन शक्तियों का प्रयोग वायसराय कर सकता था और इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। इस अधिनियम में प्रस्तावना के बारे में कोई बात नहीं कही गई थी। इसी अधिनियम के अंतर्गत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। क्या हुआ? बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और बर्मा 1937 में नया देश बन गया। बर्मा 1937 में क्या हुआ? नया देश बन गया खुद का। 11 प्रांतों में विधानसभा लागू कर दी गई, गठन कर दिया गया और इन्हीं के 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक विधानमंडल था। यानी 11 ब्रिटिश प्रांत थे, 6 चीफ कमिश्नरी के थे उन्हीं में। तो देखते हैं क्या होगा। ये द्विसदनात्मक विधानमंडल था। इस द्विसदनात्मक विधानमंडल में निम्न होगा वो विधानसभा होगा और उच्च होगी वो विधान परिषद होगी, जैसा कि ऊपर बता चुके हैं। इसमें क्या हुआ? इस अधिनियम के अंतर्गत जो संविधान में है इससे ही लिए गए थे 321 अनुच्छेद। वर्तमान संविधान में 14 भाग और 10 अनुसूचियां थीं इसी अधिनियम से। तो आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को सही से समझ में आया होगा। अगर आपको सही से समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलते हैं दोस्तों, नमस्कार।